हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एजुकेशन यूनिट 2 का चैप्टर 3 का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखे, जब भी सेकेंड देखे, जब भी आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड होगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा भी कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा 6 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको प्राथमिक शिक्षा भी कहा जाता है। बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण मूलभूत वर्ष माने जाते हैं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण और मूलभूत वर्ष माने जाते हैं 6 से 18, जहां उनके मूल तत्व मजबूत होते हैं। उनमें सॉफ्ट स्किल, समझ, भाषा की क्षमता, बढ़ी हुई रचनात्मक आदि का विकास होता है। उनमें क्या होता है, 6 से 18 साल की वर्ष की आयु में ही बच्चों में सॉफ्ट स्किल, समझ और भाषा की क्षमता, बढ़ी हुई रचनात्मक आदि का विकास होता है। बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों उपलब्ध होनी चाहिए और बच्चों की जो जरूरतें उनको पूरा करने के लिए शिक्षकों के पास विभिन्न प्रकार की गतिविधियां उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि वर्तमान प्रणाली औद्योगिक युग के मूल्यों का पोषण कर रही है। क्या है विडंबना? परेशानी यह है कि वर्तमान युग की जो प्रणाली है वो औद्योगिक युग के मूल्यों का पोषण कर रही है। छात्रों को सहयोगात्मक कार्य के लिए और उनके रचनात्मक का प्रदर्शन करने के लिए उजागर नहीं किया जाता। और क्या है इसमें विडंबना यह है कि परेशानी यह है जो वर्तमान प्रणाली है उसमें औद्योगिक युग के मूल्यों का पोषण कर रही है और इसी के कारण छात्रों को सहयोगात्मक कार्य के लिए और उनकी जो रचनात्मक प्रदर्शन के हैं उनके लिए उजागर नहीं किया जाता। इस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण चुनौती सकल नामांकन अनुपात GIR है। और इसके की महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? सकल नामांकन अनुपात है। यह इस स्तर पर कम है। यहाँ तक कि यह भी पाया गया है कि कुछ राज्यों में GIR अधिक है और यहाँ तक कि यह भी पाया गया कुछ राज्यों में GIR अधिक है, लेकिन ड्रॉप आउट दर में वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी ड्रॉप आउट दर में वृद्धि हुई है। कारण यह है कि स्कूल घरों से कुछ दूरी पर स्थित है और इसका कारण क्या है कि स्कूल जो है वो घरों से कुछ दूरी पर ही स्थित हैं। दूसरी बात, स्वच्छता, पेयजल, बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी बालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है स्कूल से बाहर करने की। और महत्वपूर्ण कारण क्या है कि वहाँ पर स्वच्छता नहीं होती और पेयजल को प्राप्त न मिलना, बिजली, इसके कारण ही आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण ही लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण कारण है कि वो जिससे कि वो एजुकेशन नहीं ले पाती और वह स्कूल से बाहर ही रहती हैं। सीखना प्रामाणिक नहीं है। लर्निंग इज नॉट ऑथेंटिक। छात्र तथ्यों को सिखाते हैं और रट्टा सीखने को अपनाते हैं और रट्टा लगाने को वो सीखने को अपनाते हैं। पाठ्यक्रम दृष्टिकोण और प्रक्रिया उन्मुख नहीं है। परिणाम तो उन्मुख है लेकिन जो प्रक्रिया है वो उन्मुख नहीं है। यह छात्राओं के बीच एक अस्वास्थ्यकर संस्कृति विकसित करता है। वे निशान के बाद चल रहे हैं। परीक्षा समाप्त होने के बाद ज्ञान को धोया जाता है। इसका कारण यह है कि बच्चे संस्मरण पर जोर दे रहे हैं। क्या होता है कि बच्चे रट लेते हैं, रटने से हम थोड़ी देर के लिए याद कर पाते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो वो रटना एक मीन्स धोया जाता है। ज्ञान को समाप्त करने के बाद जितने टाइम तक रहता है वो कुछ टाइम तक और उसके बाद वो हमारे माइंड से निकल जाता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को ध्यान से समझते हैं तो वह हमारे माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए सिक्योर हो जाता है। इसीलिए क्या है, जो पाठ्यक्रम का दृष्टिकोण है वो उन्मुख, परिणाम क्या अनुमुख है और प्रक्रिया उन्मुख नहीं है। ये छात्राओं के बीच एक अस्वास्थ्यकर संस्कृति विकसित करता है और ये छात्रों के बीच एक अस्वास्थ्यकर संस्कृति विकसित करता है। वे निशान के बाद चल रहे हैं, वे एक निशान के बाद ही चल रहे हैं।
परीक्षा समाप्त होने के बाद वे ज्ञान को धो देते हैं, और जो उनके जो परीक्षा जब समाप्त हो जाती है तो वो जो भी उन्होंने पढ़ा होता है उसको रट्टे लगाए होते हैं वो फॉरगेट कर जाते हैं, यानी कि वो भूल जाते हैं। इसका कारण यह है कि बच्चे समर्षण पर जोर दे रहे हैं। नेक्स्ट इज रुचि और जुनून के लिए कोई जगह नहीं है। रुचि और जुनून के लिए कोई जगह नहीं है। नो इंटरेस्ट एंड पैशन यानी जुनून। छात्रों को अपने जीवन की योजना बनाने की अनुमति नहीं है। छात्रों को क्या है, अपने जीवन में योजना बनाने की अनुमति नहीं है। एक स्कूल एक ऐसी जगह है जहां उनकी प्रतिभा और क्षमता अपरिचित रहती है, क्योंकि शिक्षक अपनी पसंद के कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रत्येक बच्चा एक ही समय में एक ही विधि द्वारा एक ही चीज सीखता है। विभिन्न प्रकार के विचारों को विकसित करने के लिए कोई जगह नहीं है और बच्चे की विशिष्टता को पूरी तरह से अनदेखा किया जाता है। जो शिक्षक होते हैं वो कुछ ही बच्चों पर जो उनके पसंद के होते हैं उन पर ही ध्यान देते हैं, और सभी बच्चों को एक ही विषय पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चे अपने जो विषय वो चाहते हैं वो नहीं पढ़ पाते और वो समझ भी नहीं पाते। इसी के लिए प्रत्येक बच्चे को एक ही समय पर एक ही विधि द्वारा पढ़ाया जाता है, और शिक्षक जो होते हैं वो कुछ ही बच्चों पर स्पेसिफिक ध्यान देते हैं, जो कि उन्हें पसंद होते हैं उन पर ही ज़्यादा वो फोकस करते हैं। इसी की वजह से विभिन्न प्रकार के विचारों को विकसित करने के लिए कोई जगह नहीं है। जो विभिन्न विचार आते हैं बच्चों के मन में उनको विकसित करने के लिए कोई भी जगह नहीं है, और बच्चे की विशिष्टता को पूरी तरह से अनदेखा किया जाता है, और बच्चे की जो विशेषताएं जिसमें वो संपूर्ण है उसकी जो विशेषता उनको अनदेखा किया जाता है। नेक्स्ट इज स्वायत्तता का अभाव, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। स्कूल बच्चों को एहसास कराते हैं कि वे अनुशासन के नाम पर स्कूल के अधिकार में हैं। क्या एहसास कराते हैं कि वह अनुशासन के नाम पर स्कूल के अधिकार में है। बच्चों को उनके पसंद और रुचि के बारे में निर्णय लेने के लिए कोई स्वायत्तता नहीं दी जाती है, और बच्चों को उनकी पसंद और उनकी रुचि के अनुसार निर्णय लेने और उनके स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं दी जाती थी। उन्हें सभी विषयों का अध्ययन कराना होगा। उन्हें सभी विषय जो भी सब्जेक्ट उन्हें दिए गए हैं उन सभी का उन्हें अध्ययन करना होगा, यानी उन सभी विषयों को उन्हें पढ़ना होगा कि वे इसे पसंद करते हैं या नहीं। चाहे वो उसको सब्जेक्ट को पसंद करते हैं या नहीं, उन्हें वही पढ़ना होगा। इसीलिए पाठ्यक्रम को प्रक्रिया अनुमुख बनाने की आवश्यकता है, और यह बच्चों को व्यवहारिक जीवन कौशल को उजागर करना चाहिए। और इसीलिए क्या करना चाहिए, बच्चों को व्यवहारिक जीवन में कौशल करने का उजागर करना चाहिए। क्या है, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। स्कूल में बच्चों को एहसास कराया जाता था कि वे अनुशासन के नाम पर स्कूल के अधिकार में हैं, और वो बच्चों को उनके पसंद और रुचि के बारे में निर्णय लेने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। उन्हें सभी विषयों का अध्ययन करना होगा। जो भी उन्हें सब्जेक्ट दिए गए उन सभी को उन्हें पढ़ना होगा, चाहे वो सब्जेक्ट उन्हें पसंद है या नहीं है। इसीलिए पाठ्यक्रम को प्रक्रिया अनुमुख बनाने की आवश्यकता है, और ये बच्चों को व्यवहारिक जीवन में कौशल को उजागर करना चाहिए, और इसी से ही क्या होंगे, बच्चे व्यवहारिक जीवन में कौशल और उजागर होंगे। थर्ड पॉइंट इज माध्यमिक विद्यालय, सेकेंडरी स्कूल। यह चरण पहचान बनाने का एक चरण है। यह चरण क्या है, पहचान बनाने का एक चरण है, और भारी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और इसमें भारी और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बच्चे ऊर्जावान होते हैं, यानी एनर्जीपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करते हैं, और महत्वपूर्ण सोच और अपना कौशल विकसित करते हैं, और वे ज्ञान विखंड को इकट्ठा करने और समझने की प्रक्रिया में है। स्वयं जो खुद की सोच है वो भी तार्किक सोच भी इस अवधि के दौरान उभरती है। इस स्तर पर देखा गए मुद्दे हैं। फर्स्ट मुद्दा क्या है, इसमें काम की आवश्यकता, वर्क ऑफ नेसेसिटी। इस स्तर पर अधिकांश बच्चे कुछ उत्पादक कार्यों में लिप्त होने के लिए स्कूल छोड़ना चाहते हैं। इस स्तर पर क्या होता है, बच्चे कुछ काम करने की वजह से वे स्कूल को छोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट इज बोर्ड परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम। स्कूल आमतौर पर बोर्ड परीक्षा के दबाव के कारण 10वीं कक्षा के पहले शब्द के अंत तक पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। परीक्षा के साथ यह पूर्ण जुड़ाव सीखने पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में सीखना समान रूप से नहीं होता, और कला, खेल जैसी सहपाठाचार्य संबंधी गतिविधियों से भी समझौता किया जाता है। क्या होता है, बोर्ड परीक्षा के कारण भी बच्चे अपने स्कूल को छोड़ देते हैं कि 10वीं
क्लास के जब उनके एग्जाम आते हैं तो उसका उनका दबाव होता है कि हमें पास होना ही होना, उसी की वजह से वे स्कूल को छोड़ देते हैं और परीक्षा के साथ ये पूर्व जुड़ाव सीखने पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं और इसी प्रकार पूरे वर्ष में सीखना समान रूप से नहीं होता और इसी के कारण क्या होता है, जो पूरे वर्ष में सीखना समान रूप से समान नहीं होता और कला खेल जैसी सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों से भी समझौता किया जाता है और खेल जैसे वो खेलना चाहते हैं, कला करना चाहते हैं, उन भी गतिविधियों से उन्हें समझौता किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पाठ्यक्रम। देश में कई बोर्ड वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रदान नहीं करते। देश में कई बोर्ड वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रदान नहीं करते हैं और वे दो भाषाओं जिनमें से एक अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित जैसे पारंपरिक विषयों को बरकरार रखे हुए हैं। गणित और अंग्रेजी में पाठ्यक्रम बड़ी संख्या में छात्रों की अधिकतम विफलता के लिए जिम्मेदार हैं। पास फेल घोषित करने की नीति की समीक्षा की जानी चाहिए और क्या होता है, दो ही सब्जेक्ट यानी इंग्लिश और गणित के कारण बच्चों को डर होता है और उनमें ही उसमें पास फेल का डर रहता है, जिसी के कारण वे स्कूल को छोड़ने का निर्णय लेते हैं और पास फेल घोषित कराने की इस नीति को समीक्षा की जानी चाहिए। जो पास फेल की नीति है, फेल या पास की जो नीति है उसको समीक्षा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्सेज। कई स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम है लेकिन उनकी गुणवत्ता खराब है और इसीलिए नौकरी से संबंधित कौशल और ज्ञान प्रदान नहीं करते। कई स्कूलों में है तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम बट उनकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही खराब है, जिसके कारण क्या होता है, वो नौकरी से संबंधित कौशल और ज्ञान प्रदान नहीं करते। जो कि बच्चे नौकरी करना चाहते हैं या किसी करियर बनाना चाहते हैं तो वो उसके कौशल के अभाव में वो ज्ञान प्रदान नहीं करते स्कूल, इसी की वजह से बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं। फोर्थ पॉइंट, उच्च माध्यमिक विद्यालय हाई सेकेंडरी स्कूल। इस चरण में अभिरुचि के पाठ्यक्रम भविष्य के करियर के चयन का विकल्प है। इस चरण में अभिरुचि के जो पाठ्यक्रम है भविष्य में यानी फ्यूचर में जो ना करियर बनाना है उनके चयन का विकास है। फर्स्ट इज चॉइस प्रतिबंध और चॉइस रिस्ट्रिक्शन। हालांकि CBSE ने उन पाठ्यक्रम के संयोजन को प्रतिबंधित नहीं किया है जो एक छात्र का चयन कर सकते हैं। एक दूसरे की तुलना में विषयों की स्थिति की धारणा के कारण कुछ विषयों की लोकप्रियता में वृद्धि अब छात्रों के लिए पसंद है, लेकिन CBSI ने उन पाठ्यक्रम के संयोजन को प्रतिबंध नहीं किया है जो कि एक छात्र के चयन यानी जो चूज करते हैं चयन कर सकते हैं उनके एक दूसरे की तुलना में विषयों की स्थिति का धारणा के कारण है। कुछ विषयों की लोकप्रियता में वृद्धि अब छात्रों के लिए पसंद है। जो छात्रों के लिए वृद्धि की जाती थी, वो जो सब्जेक्ट चुनना चाहते थे वो अब बंद है। शैक्षणिक विषयों के लिए विशेष अधिकार। इस स्तर पर अकादमिक विषयों को विशेष अधिकार दिया जाता है। इन विषयों पर अकादमिक विषयों को विशेष अधिकार दिया जाता है, ना कि व्यावसायिक विषयों को। किन विषयों को? अकादमिक विषयों को तो विशेष अधिकार दिया जाता है लेकिन व्यावसायिक विषयों को विशेष अधिकार नहीं दिया जाता। व्यापक कार्य के दबाव के कारण परियोजना के काम क्षेत्र की यात्रा व्यवहारिक प्रस्तुतियों जैसे सीखने की आवश्यक पहलुओं से समझौता किया जाता है। अकादमिक विषयों पर विशेष अधिकार दिया जाता है लेकिन जो व्यावसायिक विषय है उनको विशेष अधिकार नहीं दिया जाता। व्यापक कार्य के दबाव के कारण परियोजना के काम क्षेत्र की यात्रा व्यवहारिक प्रस्तुतियों जैसे सीखने की आवश्यक पहलुओं से समझौता किया जाता है। फिफ्थ इज उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन। आजादी के बाद से भारत ने संस्थागत क्षमता में कई गुना वृद्धि देखी है। आजादी के बाद से भारत में संस्थागत क्षमता में कई गुना वृद्धि देखी है। 1950 से 2008 तक विश्वविद्यालयों की संख्या 20 से बढ़कर 431 हो गई है और 1950 से लेकर 2008 तक जो विश्वविद्यालय है उनकी संख्या 20 थी लेकिन अब बढ़कर 431 हो गई है। उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं और उच्च शिक्षा से रिलेटेड विभिन्न मुद्दे हैं। फर्स्ट इज नामांकन दर में क्षेत्रीय असमानता। नामांकन दर यानी रजिस्ट्रेशन में क्षेत्रीय असमानता है। रिलीजन डिस्पार्टीज इन इन्वायरमेंट रेट।
विभिन्न मुद्दे हैं। फर्स्ट इज नामांकन दर में क्षेत्रीय असमानता, रीजनल डिस्पैरिटीज इन एनरोलमेंट रेट। समग्र स्तर पर कल नामांकन दर 11% है। समग्र स्तर पर नामांकन दर 11% है। 2006 से 2007 तक यह भारत के राज्यों में अलग अलग है और 2006 से 2007 तक भारत के ये राज्यों में अलग अलग है और यह कई राज्यों में GIR में कमी के कारण है और ये भारत के कई राज्यों में GIR के कमी के कारण है। मुकाबला करने के लिए यह प्रस्तावित किया गया था कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं की संख्या बढ़ाई जाए। और मुकाबला करने के लिए प्रस्तावित किया गया था जो विश्वविद्यालयों और कॉलेज हैं उनकी जो तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरे, मौजूदा संस्थानों की अंतःग्रहण क्षमता को बढ़ाना और जो दूसरे मौजूदा संस्थान हैं उनकी अंतःग्रहण क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट इज अंतर समूह असमानता, इंटर ग्रुप डिस्पैरिटीज। इसमें लैंगिक असमानताएं क्योंकि धार्मिक समूह, निम्न और गैर गरीब और व्यावसायिक समूह शामिल हैं। इसमें लैंगिक असमानताएं और धार्मिक समूह, निम्न और गैर गरीबी व्यावसायिक समूह शामिल हैं। इन विशेषता इसमें लैंगिक असमानताएं क्योंकि धार्मिक समूह, निम्न और गैर गरीब और व्यावसायिक समूह शामिल हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? असमानताएं क्योंकि धार्मिक समूह, निम्न और गैर गरीबी और व्यावसायिक समूह शामिल हैं। इन विषमताओं को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा नीतियों की सिफारिश की जाती है और इन विषमताओं को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा की नीति की सिफारिश की जाती है। गुणवत्ता आश्वासन यानी क्वालिटी एश्योरेंस। इस स्तर पर शिक्षण गुणवत्ता एक समस्या है। इस स्तर पर क्या शिक्षा एक गुणवत्ता की एक समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षकों की सतत व्यावसायिक वृद्धि आवश्यक है और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए जो शिक्षक है उनकी व्यावसायिक वृद्धि आवश्यक है। नेक्स्ट इज वित्तीय पोषण, फाइनेंसिंग। शिक्षकों के वेतन और पेरोल को नीतिगत प्रोटोकॉल के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए और जो शिक्षकों का वेतन है उन्हें पेरोल को नीतिगत प्रोटोकॉल के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। फाइनेंसिंग यानी शिक्षकों के वेतन और पेरोल को नीतिगत प्रोटोकॉल के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। जो शिक्षक है उनके वेतन और पेरोल को नीतिगत प्रोटोकॉल के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे आगे का टॉपिक यानी प्राइवेटाइजेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ये टॉपिक निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।